हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का हिंदी के पार्ट 3 भारत से हम क्या सीखे चैप्टर कंप्लीट करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो इससे पहले अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लें, क्योंकि शांति से सुनिएगा तो आपका ही फायदा होगा। और नोट कीजिए पेन कॉपी लेकर। कहीं कहीं आपको लगेगा कि यह बात इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो बैक करके या पॉज करके आप नोट बनाइए। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल चैप्टर 24 है। तो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए, और साथ में आप यह भी याद कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर कौन सा भाषा में लिखा है, यानी निबंध में लिखा है या कहानी में लिखा है या भाषण में लिखा है या व्यक्तिगत चित्र के बारे में लिखा है। ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। कम से कम हम आपको बता दें 8 से 10 नंबर के रूप में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो आप याद कर लीजिए। और हम स्टार्ट करने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी भाषा के कुछ विख्यात किए हुए थे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेंगे, जनचित में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता परीक्षा में, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो यह जान लेना चाहिए। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैक्स मूलर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो लेखक है मैक्स मूलर ही है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा के अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिवेशों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। मैक्स मूलर उन थोड़ी सी पहचान विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान और मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्य विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑसबॉर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुए कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और इसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं।
यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश का तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महानता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हम मैक्स मुलर के बारे में जान लिए हैं, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत से हम क्या सीखे। यह भाषण की कहानी है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप भाषण में टिक मारिएगा। भारत से हम क्या सीखे, तो भाषण में आप टिक मारिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है, वह किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उसमें से कईयों की ऐसी संविधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसी दर्शनों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य है। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमिटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाली हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक स्वर्णानिक, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि संपूर्णता मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कोलकाता, बम्बई, मद्रास या ऐसी दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पीठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपनी भारत का प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हर शख्स जैसी अनेक वनस्पति विज्ञानों को अनायास की ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतु के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हकेल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छाबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रही है। भारत का यह निवास काल उनके जीवन में सबसे सुनहले सपने की सकारात्मकता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक ऐसा जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कॉनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसा विशेषों को खोद निकालने के लिए आपका पावर आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत मूवी में ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थिसियन, यूनानी, मैकिडीनियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी।
और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुके थे। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन दैविक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं भी अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितनी ही सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत और बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दर्शकों प्लेटो के क्रस्टिलियस में मिलते हैं। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सवार्स से मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसी पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रेटिस की कहानियों में स्थान कैसी पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रत्ययन युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगे। यद्यपि अभी यहाँ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं की ऑफर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हो तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसी इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयचारिक सूत्रों से ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवृत्ति विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराती है। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और
वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसकी प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके पर्याय 6 मान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों की जरयूस्त्र धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मनांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेगी जो किसी पुरातन विषय में भी सुबल हो सकती है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या फिर उच्च शिक्षा से संबंध हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानूनों हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसाला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व की अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन के ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदायशता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकती है। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पे है, नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विनिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन काल या शिल्प काल का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों से सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशयी क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम यह तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ सामान्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गाथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं, पुरानी कैलिटक तथा सवाल भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसी आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसी पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसी अनेक अहितुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं सर्वथा भुला दी गई थी।
यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्वातः रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उगिनस और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि सवाल या ट्यूटैनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गई हो। दूसरे वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह पता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। बात सही है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम यह पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लोवेनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने ही अपितु भारत के तिथि कर्म के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व ही सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत या यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया के ही उपलब्ध थी। आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मेलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे के पृथक हुए थे और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रहारों के उतार चढ़ाव से घिस घिस कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हुए अस्म, ग्रीक एस्म जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए, भला किन्हें दूसरे भाषाओं में अस्म जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। इन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्म मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने के लिए भी बढ़कर एकांतमकता का परिचायक है और भारत ही पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो एक्सन भाषाएं है। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरे कोई भी भाषा न सिखा पाते। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस दिन की भी याद है कि जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और शासन धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए
अब तो हमारे सामने ऐसी तथ्य उपस्थित थी जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार से सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धाराएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे कि जैसा कि पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी मोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और जब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मातः मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्वान था, तो वे आश्चर्यजनित विभूत हो उठेंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमारे ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरे आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्ययन मानव को, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्त को क्रिया वेदांत कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विषय में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विरासत न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड के आरंभ की ही अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन का किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरी मन में उठ रही थी, पिछले 1783 ईस्वी के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारी बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंग भूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे इस आनंद का अनुभव हुआ, वह वस्तुतः अनिवर्चनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की छात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विभिन्नता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितनी बड़ी व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने सपुअन दर्शों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अफरांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी।
उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसी स्वप्नदर्शी की यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्न को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है, या यूं कहे कि आज भी वैसी हो सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम्स जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने की कोई भी शेष नहीं रहा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो यह चैप्टर भारत के बारे में था। तो जैसे कि आप लोग सुने ही होंगे कि भारत कितनी महान देश है, है और रहेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो इसमें से कुछ प्रश्न रह गया है जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में कुछ VVI प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल क्वेश्चन 15 है। तो 15 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसे अब VVI क्वेश्चन कह ले। तो हम बताएंगे सभी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लेकिन 4-5 जो VVI क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट किया जाता है, तो वो हम बताएंगे। और VVI बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन 4 से 5 जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, सिर्फ वही बताएंगे। तो चलिए बोर्ड के तरफ। जैसे कि हम आपको बता दें कि 15 ही क्वेश्चन याद करने की क्या ज़रूरत है, जो पूछता ही नहीं है कभी, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत करो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तो 4 से 5 क्वेश्चन VVI है, तो हम वो टिक मार देते हैं VVI क्वेश्चन कौन सा है, और उसका हम आंसर भी बता दे रहे हैं। तो बोर्ड के ओर हम चलते हैं। तो आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाओ और हिंदी बिहार बोर्ड क्लास 10th देखो, उसमें जाओ और इसका जो हिंदी का पार्ट बाय पार्ट करके VVI क्वेश्चन सभी का छाटा गया है। तो आप VVI क्वेश्चन याद कीजिए और अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। रुको एक बात और कह देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें शब्द निधि है, तो शब्द निधि याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 1 से 2 बार पढ़ो और भूल जाओ, लेकिन पढ़ लो 1-2 बार, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप सिर्फ पढ़ के आप भूल जाए या याद रखे, याद तो नहीं होगा, जब याद रखोगे ही नहीं तो याद होगा कहाँ से कम पढ़ लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप जिस चैप्टर का VVI क्वेश्चन चाहते हैं सभी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जिस चैप्टर का आप VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं वह जाके आप देखिए और मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।